हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। स्लीप एपनिया, यानी कि जब हम सोते हैं तो उस दौरान हमारा सांस अटकता है और एपनिया हो जाता है, यानी कि हवा पूरी नहीं जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें कि एक जो ह्यूमन है अपनी पूरी लाइफ के अंदर, जो उसकी पूरी लाइफ है उसमें से 1/3 भाग खाली सोता है, यानी कि 60 साल अगर कोई जीता है तो उसमें से 20 साल सोता है। हाँ फ्रेंड्स, आपको सुनकर ये अजीब लग रहा होगा, बट ये सच है। तो नींद जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं हैं। उसका कारण भी इसी स्लीप एपनिया को माना जाता है। और बहुत सारे ओबीज लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, जिनको खराटे आते हैं, और खराटे इतना तेज़ आते हैं कि उनके साथ कोई सो नहीं सकता। तो मेरे पास लगातार ऐसे पेशेंट आते हैं जो मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, खराटे तो इतनी तेज़ आते हैं, तो ये खराटों की वजह से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कहीं खराटों की वजह से हमें डायबिटिक हाइपरटेंशन नाम की जो बीमारियां हैं, हार्ट की जो प्रॉब्लम है, ये कहीं खराटों से तो नहीं हो रही। हाँ फ्रेंड्स, आपको सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी पेशेंट को 10 साल रह जाए तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम आ जाती हैं। और रूट कॉज होता है ये। तो जब तक हम रूट कॉज को नहीं ठीक करेंगे, बाकी बीमारियों को ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसको जानेंगे कि स्लीप एपनिया क्या होता है, कितने तरीके का होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया 2 प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड सेंट्रल। ऑब्स्ट्रक्टिव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रुकावट। तो रुकावट कहाँ होती है? जनरली गले में होती है। गले में अगर फैट ज़्यादा है तो जब पेशेंट सोते हैं तो यहाँ पे रुकावट होती है। या फिर ये जो नेज़ल पैसेज है, तो नेज़ल कैविटी में कंजेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, नेज़ल पैसेज में कंजेशन होता है, या टर्बिनेट नेज़ल बोन की हाइपरट्रॉफी होती है, या साइनोसाइटिस के पेशेंट होते हैं तो यहाँ पे सांस अटकता है। या फिर बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं तो गले में अटकता है, जो क्योंकि गले का फैट ज़्यादा है। या फिर पेशेंट का मैंडिबिल जो है, मैंडिबिल होता है, ये जबड़ा छोटा है तो स्पेस नहीं मिलता। या फिर डबल चिन है, यहाँ पे जो है फैट लटक रहा है, और कंधे बड़े हैं, गर्दन बहुत फैटी है और छोटी है। गर्दन छोटी है, फैटी है, कंधे बड़े हैं, और जो डबल चिन है, मैंडिबिल छोटी है। तो ये सारे होते हैं कि जो टंग फॉल होता है, तो यहाँ पे रास्ता नहीं बचता, अंदर रास्ता नहीं बचता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो जो ऑक्सीजन यहाँ से जानी चाहिए लंग्स के अंदर, वो ऑक्सीजन पूरी नहीं जाती। तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो वही कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो लंग्स में रहता है, लंग से हार्ट में कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, हार्ट से जो पूरी बॉडी में पंप होता है, ब्रेन में, बॉडी में जो पंप होता है, वो भी कम ऑक्सीजन वाला ब्लड ही पंप होता है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो बताते हैं कि जैसे सुबह उठते हैं तो नींद पूरी नहीं हुई, हेडेक रहा, और दिन में झपकियाँ बहुत लगती हैं, क्योंकि रात में तो नींद पूरी हुई नहीं, नींद तो बीच बीच में खुल जाती है। तो नींद पूरी नहीं हुई तो जो है नींद की कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे मेमोरी लॉस होता है, लेथार्जीनेस होता है, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। पेशेंट सो करके उठते हैं तो नींद ऐसे बोलते हैं कि नींद आज पूरी नहीं हुई, मुझे और सोना है, या दोपहर को झपकियाँ बहुत लगती हैं, या खाना खा के ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीडेंट्स इसकी वजह से बहुत होते हैं। या फिर जो मशीनरी वर्कर होते हैं उसमें बहुत एक्सीडेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि झपकियाँ ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि रात में नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि खराटों के दौरान क्या होता है, सांस का अटक जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल खराटे हैं या एबनॉर्मल खराटे हैं, ये एक मुख्य क्वेश्चन होता है पेशेंट का। तो जो नॉर्मल खराटे होते हैं उनमें जो सांस अटकता है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं अटकता, ठीक है। और अगर सांस ज़्यादा समय के लिए अटक रहा है तो फिर वो एक बीमारी बन जाता है। जो भी खराटों के पेशेंट होते हैं, अगर वो अपना ना ध्यान दें, वेट को कंट्रोल ना करें, जंक फूड, फैटी फूड जो है अवॉइड ना करें, वॉक्स ना करें, अपने वेट पे नियंत्रण ना करें, तो ये धीरे धीरे जो नॉर्मल खराटे होते हैं ये एबनॉर्मल खराटे में बदल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो सारे खराटे बीमारी नहीं होते, कुछ एक ही खराटे बीमारी बनते हैं जिसमें पेशेंट का सांस अटक जाता है और सांस अंदर नहीं जाता है, और कई बार पेशेंट की घबरा के आँख खुल जाती है।
अब जो है पेशेंट कहते हैं कि वो सीधे नहीं सो पाते, क्योंकि जब सीधे सोते हैं तो सारा प्रेशर सांस की नली पे पड़ता है और जो है सांस अटकना ज़्यादा पाया जाता है। अब जो ऐसे पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि जब वो साइड से ही सोते हैं तब आराम मिलता है, तभी सो पाते हैं। कुछ पेशेंट कहते हैं कि वो पूरा उल्टा लेटते हैं तभी सो पाते हैं। कुछ कहते हैं लेफ्ट साइड से लेटते हैं तब सो पाते हैं। कुछ कहते हैं राइट साइड से लेटते हैं तो सो पाते हैं, लेकिन सीधे नहीं सो पाते, क्योंकि सीधे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ये सारा जो वजन होता है, जो फैट होता है, ये हमारी ट्रेकिया पे, सांस की नली पे पड़ जाता है, वो दब जाती है। तो ऐसा रात में ही क्यों होता है, दिन में क्यों नहीं होता? रात में इसलिए माना जाता है कि इसकी कई थ्योरी हैं। रात में माना जाता है कि जब हम सीधे लेटते हैं तो जो हमारे पैरों का जो वीनस फ्लो होता है वो हमारा ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो चला जाता है, तो ब्लड जो है हमारे बॉडी के ऊपर वाले भाग में ज़्यादा रहता है। और दूसरा कारण है कि हमारी बॉडी सोते टाइम रिलैक्स हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान डीप स्लीप में है तो उसकी बॉडी हैवी हो जाती है। जैसे कि मृत व्यक्ति की जो बॉडी होती है, डेड पर्सन की, वो भी बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और जो सॉफ्ट टिश्यू होता है एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब वो बढ़ता है तो वजन बढ़ जाता है। ऐसे ही जब पेशेंट डीप स्लीप में होते हैं तो जो ब्लड फ्लो है ऊपर की तरफ जाता है और जो टिश्यू होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो एक्सपेंड होता है। अब जब एक्सपेंड होगा तो बाहर की तरफ भी एक्सपेंड होगा, अंदर की तरफ भी एक्सपेंड होगा। जब ये अंदर की तरफ एक्सपेंड होगा तो सांस की नली को दबाएगा, प्रेस करेगा। जब ये प्रेस करेगा तो पेशेंट को क्या होगा, एपनिया होगा, सांस अटकेगा। अब ये इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दूसरा है रेस्ट्रिक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया। तो सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है, मैंने क्या बनाया है, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है। तो ब्रेन में कोई पैथोलॉजी है, तो ब्रेन में पैथोलॉजी की वजह से जो इम्पल्स है, जो हमारी लंग को जानी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं जाती सांस के लिए। और जो हमारा संदेशा होता है, जो कि ब्रेन भिजवाता है लंग के ऊपर कि अब सांस लो, वो जो संदेशा होता है, जो मैसेज होता है, वो पूरी तरीके से नहीं जा पाता और पेशेंट सांस नहीं लेता। काफ़ी लंबे समय तक सांस उनकी सोने के दौरान रुक जाती है, जो कि ब्रेन से कंट्रोल होती है। और अगर ब्रेन में कोई पैथोलॉजी है, उसकी वजह से अगर सांस अटकता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रल स्लीप एपनिया। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कितने तरीके का होता है, क्या लक्षण होते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि पेशेंट को स्लीप एपनिया है या नहीं, और है तो ऑब्स्ट्रक्टिव है या सेंट्रल है। उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं स्लीप टेस्ट या पॉलीसोमनोग्राफी। इसमें कई तरीके की लीड्स होते हैं जो हम रात को पेशेंट को 6 घंटे के लिए लगा के सुलाते हैं। उसमें एक होता है EEG, जो ब्रेन के इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। दूसरा होता है ECG। तीसरा होता है नेजल फ्लो प्रोब, जो नाक से जो सांस छूटता है तो उसका एक फ्लो होता है, एक प्रेशर होता है, उसको नापते हैं। 2 प्रोब यहाँ लग जाते हैं, वो नाक से जो फ्लो, जो हवा छोड़ रहा है पेशेंट, उसको नापते हैं कि फ्लो का प्रेशर कितना है। उसके बाद होते हैं कुछ सबमेंटल लीड्स लगती हैं कि जो हमारी जो की मूवमेंट होती है उसको मेजर करती हैं। कुछ हमारी एब्डोमेन पे लीड्स लगती हैं, जो एब्डोमिनल मूवमेंट सांस के दौरान होती है उसको मेजर करती हैं। और चेस्ट लीड्स होती हैं और लिम्ब लीड्स होती हैं, जो हमारे हाथों की मूवमेंट, पैरों की मूवमेंट, चेस्ट की, पेट की मूवमेंट, इन सबको मेजर करती हैं। और इंट्रा ऑकुलर, इधर एक्स्ट्रा ऑकुलर कुछ लीड्स लगती हैं जो हमारी आई बॉल की मूवमेंट को भी मेजर करती हैं। तो जो 2 तरीके की मैंने बताया, स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड सेंट्रल, तो ये हमारे जो स्लीप टेस्ट की रिपोर्ट होती है इसमें पता चल जाता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या सेंट्रल है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो उसमें हम एक स्पेशल तरीके की मशीन देते हैं ट्रीटमेंट में, जिसको हम बोलते हैं CPAP। CPAP एक मशीन होती है जो कि मास्क के जरिए पेशेंट को रात को लगा के सोना होता है, जो कि एक ट्यूबिंग के जरिए एक मशीन से कनेक्टेड होती है, जो कि प्रेशर से हवा फेंकती रहती है। और प्रेशर्स के जरिए यहाँ पे जो सांस का पैसेज है, हवा का पैसेज, ये खुला रहता है और जो सांस है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लंग्स में एयर पहुँचती है, ऑक्सीजन पहुँचती है, और ये पैसेज खुला रहता है क्योंकि ये प्रेशर से जो हवा है वो यहाँ पे डिलीवर करती रहती है। तो ये खुला रहता है पैसेज, तो पेशेंट को बहुत मैजिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो उसकी नींद, उसको ऐसा लगता है नींद मेरी पूरी हो रही है, हेडेक कम हो रही है, और जो अदर सिम्टम्स होते हैं जैसे झपकियाँ लगने का होता है या हेडेक होता है, वो भी उसके दूर हो जाते हैं और पेशेंट को बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है जब हम CPAP के जरिए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं
जो कि इसमें किए जाते हैं। जैसे अगर सांस नेज़ल टर्बिनेट बोन की हाइपरट्रॉफी की वजह से रुक रहा है तो उसकी सर्जरी हो सकती है, मैंडिबल के साइज़ की सर्जरी हो सकती है, या जहाँ पे भी रुकावट है, अगर कोई किसी पर्टिकुलर एक जगह पे रुकावट है तो उसको खोला जाता है। और कुछ एक तरीके की दवाइयाँ होती हैं, जैसे मोडालर्ट होती है, मोडाफनिल होती है, जो 100 या 200 मिलीग्राम में पेशेंट को ओडी या बीडी डोज में दी जाती है, जो कि पेशेंट को जगा के रखती है, अलर्ट रखती है। तो और पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपको वेट रिडक्शन करना है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में पेशेंट वेट लॉस करेंगे तो 3 महीने में 6 महीने में धीरे धीरे पेशेंट की बीमारी रिवर्स हो सकती है। जो सीपैप का प्रेशर हम दे रहे हैं वो धीरे धीरे कम आ जाता है, पेशेंट को सेंस ऑफ वेलबींग होने लगता है, उसकी जो अदर बीमारियां हैं, शुगर बीपी जो पहले दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी वो कंट्रोल होने लगती हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है। तो इसका ट्रीटमेंट में मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं अगर आपने करेक्टली डायग्नोज किया है और अगर बिल्कुल सही प्रेशर पर आपने लगाया है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ कि ये जो हम स्लीप टेस्ट करते हैं ये 2 तरीके का होता है। एक तो हम नॉर्मल स्लीप टेस्ट करते हैं रात को ये सब लीड्स लगा करके, दूसरा होता है टाइट्रेशन। पहले हमें बीमारी पता चल जाती है, फिर हम टेस्टिंग के दौरान ही ये मशीन लगा के पेशेंट को सुलाते हैं और उतना प्रेशर सेट करते हैं जितने पे उसकी बीमारी रिवर्स हो जाए। तो वो हम ग्राफ में देख लेते हैं कि इतने प्रेशर पे देने पे उसकी बीमारी जो है रिवर्स हो गई है, तो हम उतना ही प्रेशर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। पहले जो टेस्ट होता था, एक रात में हम स्लीप टेस्ट करते थे, नेक्स्ट नाइट में हम टाइट्रेशन करते थे। अभी स्प्लिट नाइट स्टडी होती हैं, उसमें क्या होता है 3 घंटे तो हम टेस्ट कर लेते हैं और 3 घंटे हम सीपैप की मशीन लगा करके ट्रायल दे देते हैं। तो एक ही नाइट में दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और एक और तरीके की आजकल स्पेशल मशीन आई है जिसको हम बोलते हैं ऑटो सीपैप, जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि कितने प्रेशर पे मशीन देनी है, तो उतना प्रेशर सेट करके उसी के अकॉर्डिंग डिलीवर कर देती है और स्लीप एपनिया जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वो पेशेंट का रिवर्स हो जाता है। तो आजकल ऑटो सीपैप भी बहुत प्रचलन में है। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने आज वीडियो आपको ये काफ़ी डिटेल में समझाया है कि स्लीप एपनिया कितने तरीके का होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। आपको ये वीडियो आज पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा ये चेस्ट एंड टीबी सेंटर है आदर्श नगर में, B42 राजन बाबू रोड आदर्श नगर। यहाँ मैं 9 AM to 9 PM अवेलेबल रहता हूँ एक्सेप्ट संडे। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट मेरे को फिजिकली भी ले सकते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।